फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर जोन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, डोडला डेयरी का आईपीओ की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसका आईपीओ जो है वो 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में ओपन होगा। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसके फाइनेंशियल एनालिसिस को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत में अगर आपके पास कोई फीडबैक है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां मैं उसका आंसर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां मैं एनालिसिस करूंगा इसके फाइनेंशियल्स की। जब मैं फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करता हूं तो तीन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आती हैं। पहली प्रॉफिट एंड लॉस, सेकंड बैलेंस शीट, थर्ड कैश फ्लो। तो ये तीनों के आज हम स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाल ली है पिछले 4 सालों की। हालांकि पूरा जो FY21 है उसका 12 मंथ का डेटा अवेलेबल नहीं है, टोटल 9 मंथ का डेटा अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, 2018 में इसकी सेल लगभग 1600 करोड़ की थी, जो कि बढ़ के 2139 करोड़ हो गई 2020 में। मैंने जो CAGR निकाली है वो 3 साल की निकाली है। इसमें मैंने ये FY21 नहीं लिया है। FY21 ना लेने का रीजन आपको पता है दोस्तों कि कोविड था। कोविड के कारण बहुत सारे बिजनेस डिस्टर्ब हुए थे, तो इसीलिए 2021 का पीरियड हम नहीं ले रहे हैं। तो अगर मैं इसकी ग्रोथ देखूं सेल्स में, तो लगभग 16% की ग्रोथ है। अगर मैं इसका ग्रॉस मार्जिन देखूं, ग्रॉस मार्जिन का मतलब ये होता है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो उसकी सेल्स हो रही है माइनस जो उसने टोटल कॉस्ट, जो मटेरियल में इसकी कॉस्ट लगी, उनको माइनस करके सेल्स अगर डिवाइड कर दे तो ग्रॉस मार्जिन आ जाता है। तो आप देखेंगे ग्रॉस मार्जिन जो 2018 में था वो 20% के आसपास था, और जो बढ़ के 2021 में कितना हो गया, 30%। यानी कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है वो लगातार बढ़ रहा है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, अगर मैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ये ऑपरेशन से कितना कमा रही है, जिसको एबिटा भी कहा जाता है। 3 साल में ग्रोथ है 2020 तक वो लगभग 12% है। ठीक है, देखो आपका यहां पर सेल्स देखोगे, 9 मंथ की सेल जो है 1413 करोड़ है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसका साल का अगर निकालूं, अगर ये 9 मंथ का है, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर दे तो लगभग 1884 आएगा। तो आप देखोगे यहां से जो 2020 में 2139 करोड़ था उससे घटा है 184। लेकिन उसका रीजन ये है कि कोविड के कारण बिजनेस में दिक्कतें आई थी। लेकिन अगर आप इसका मार्जिन देखोगे दोस्तों, 6% से 14% हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा उछाल है इसके ऑपरेशन मार्जिन में। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, आप देखो 2020 में 2139 करोड़ रेवेन्यू पे भी इसने केवल 49 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, मार्जिन थे केवल 2.33%। लेकिन 2021 में 9 मंथ के पीरियड में जहां पर इसने सेल्स करी 1413 की, वहां पर इसने प्रॉफिट कमाया 118 का। यानी इसका मतलब यह है कि जो 9 मंथ FY21 रहे हैं वहां पर ऑपरेशनली कंपनी ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है। ठीक है, अगर मैं इसकी EPS की बात करूं तो 2018 में इसका EPS था 9.43 का, जो कि 9 मंथ FY20 यानी 9 मंथ में जो इसका EPS है वो लगभग 19 रुपए का है। तो अगर मैं इसका टोटल EPS निकालूं, अगर आप इसको 9 मंथ से डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे साल भर का EPS निकल जाएगा। तो वो लगभग कितना आता है, 25 रुपए के आसपास आता है। ठीक है, EPS का मतलब ये है कि इसका जो प्राइस बैंड है 428 रुपए का है, तो 25 से अगर डिवाइड कर दे तो लगभग 17 रुपए की पी पे आ रहा है। वो मैं बाद में आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, P&L स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। अब मैं इसके थोड़े से प्रोडक्ट आपको दिखा देता हूं, इसका मैं रेवेन्यू ब्रेकअप दिखा देता हूं आपको। आप देखोगे 2018 में ये इंडिया का ऑपरेशन है, क्योंकि मैंने आपको, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा जहां मैंने डिस्कस किया था कि ये कंपनी जो है इंडिया में भी इसके ऑपरेशंस है, इसके अफ्रीका के अंदर ऑपरेशंस भी है। तो अगर इसके इंडियन ऑपरेशंस आप देखोगे तो जो ये मिल्क बेचता है और ये है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। मतलब मिल्क के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मार्जिन कम होते हैं, 3-4% मार्जिन होते हैं, लेकिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, घी, आइसक्रीम, चीज, बटर मिल्क, तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर मार्जिन ज्यादा होते हैं। तो आप देखोगे तो उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है, मतलब 440 करोड़ से 564 करोड़ का टोटल हो गया। 2021 का मैं पीरियड नहीं ले रहा हूं। ठीक है, और मिल्क में आप देखेंगे तो 1100 करोड़ से सेल बढ़ के 1414 करोड़ हो गई है। और उसी तरीके से आप अफ्रीकन ऑपरेशन में देखो तो अफ्रीकन ऑपरेशन जब इनके 2018 में थे वो 43 करोड़ था टोटल मिल्क का, जो कि 136 करोड़ हो गया था 2020 में। और अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स देखें तो 8 करोड़ का इन्होंने सेल करी थी 2018 में, जो बढ़ के 13 करोड़ होगी। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो रेवेन्यू में ग्रोथ आई है वो बड़ी शानदार आई है। और अगर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर देखोगे 2019 में इसमें 4975 थे, जो कि बढ़ के कितने हो गए 6241। इसी के कारण इसका रेवेन्यू ग्रोथ भी आपको देखो यहां शानदार नजर आ रहा है। और सेल्स ऑफिस इन अफ्रीका यानी कीनिया, सॉरी, इन्होंने 2 नए ऑफिस 2020 में ओपन किए थे। उसकी वजह से आप देखो इनकी सेल्स 80 करोड़ से 136
और 11 करोड़ से 13 करोड़ हुई। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी एक्सपेंशन की तरफ काम कर रही है और पिछले 3 सालों में अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। स्टेटमेंट देखते हैं बैलेंस शीट की, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी खासी ग्रोथ रेवेन्यू में आई है इंडियन ऑपरेशन अफ्रीकन ऑपरेशन दोनों से। अब मैं बैलेंस शीट देखता हूं तो बैलेंस शीट में 4 इंपॉर्टेंट चीजें निकालूंगा। पहला मैं लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म डेट निकालूंगा, उसको कंपेयर करूंगा इक्विटी से, तो डेट टू इक्विटी का इंपॉर्टेंट पैरामीटर निकलेगा। अगर डेट टू इक्विटी लेस देन 1 होता है तो इट्स गुड फॉर द बिजनेस, देयर इज नो इशू विद द डेट। सेकंड में निकालूंगा आरओई, जिसको कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो कंपनी की इक्विटी है उस पर मेरे को कितना रिटर्न आ रहा है। अगर 15% 20% का रिटर्न आता है तो अच्छा माना जाता है। फिर मैं निकालूंगा करंट रेशियो, थर्ड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है करंट रेशियो। करंट रेशियो ये बताता है बेसिकली, करंट रेशियो हम क्या करते हैं, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी निकालते हैं। और ये रेशियो हमें ये बताता है कि जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म का मतलब फाइनेंशियल के अंदर होता है 1 साल का से लेस देन का पीरियड, उस पीरियड में क्या कंपनी को कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आने वाली, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर 1.5 से ऊपर होता है करंट रेशियो तो क्या होता है, बैलेंस शीट आपकी स्ट्रांग बनी जाती है। और 1 से नीचे नहीं होना चाहिए, अगर 1 से नीचे होता है तो यानी बैलेंस शीट के अंदर दिक्कत है और शॉर्ट टर्म में आपके पास उतने एसेट्स नहीं है जितनी आपके वो लायबिलिटी खड़ी है। आरओसी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं, मेरे पास मान लेते हैं आज के डेट में 100 रुपए है, उस 100 रुपीज को मेरे को किसी बिजनेस में लगाना है, तो उस बिजनेस का आरओसी कितना आता है। तो लेट अस सपोज मेरे पास 100 रुपीज है और मैंने एफडी में लगा दिए, एफडी मेरे को 7% का रिटर्न मिलेगा, 8% जो मिलेगा आज की डेट पर, तो एफडी के रिटर्न वैसे ही कम है, तो मान लेते 7% का रिटर्न मिलेगा, तो मेरे को एफडी में 7% का रिटर्न मिल रहा है। अगर मेरे को आरओसी लेस देन 7% है तो मैं क्यों इस बिजनेस में पैसा लगाऊंगा। आरओसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिससे हम जज करते हैं कि जो कंपनी का टोटल कैपिटल लग रहा है, मान लेते हैं कंपनी ने 1000 करोड़ रुपए कंपनी में लगाए, उस 1000 करोड़ में से कितना पैसा कमा रहे हैं, परसेंटेज कितना आ रहा है, 10%, 20%, 30%, 40%, कितना कंपनी कमा रही है। 30% की अगर ग्रोथ होती है या 40% की ग्रोथ होती है, वो बहुत शानदार मानी जाती है, क्योंकि 30% ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि लगभग आपका 2.5 साल में पैसा डबल, यानी 2.5 साल में जो आपने पैसा लगाया वो पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाता है कंपनी के पास, ठीक है ना। तो वो बहुत अच्छा आरओसी माना जाता है। तो हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ा करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये मैंने बैलेंस शीट खोल ली है। लॉन्ग टर्म डेट देखो, ये है लॉन्ग टर्म करंट लायबिलिटी, कितनी है, बोरिंग 22 करोड़ की, $110 करोड़, 86 करोड़, 58 करोड़। शॉर्ट टर्म डेट देखिए 94, 31, $40 करोड़ और 0, यानी शॉर्ट टर्म डेट तो खत्म ही कर दिया। तो इसका मैं अगर टोटल सम निकाल लेते हैं कि टोटल डेट कितना है अपने, तो आप ये देखोगे 116 करोड़ का डेट था 2018 में, जो कि 58 रह गया 2020-21 में। यानी इसका मतलब है कंपनी ने लगातार अपना डेट कम किया, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस। इक्विटी की बात कर लेते हैं, टोटल इक्विटी कितनी है। जैसे इक्विटी आप यहां देख रहे हो 339 करोड़ की टोटल इक्विटी थी, ठीक है। 406 की करें, डेट कितना है 58, इक्विटी कितनी है 549, तो 0.10। मतलब यह है कि डेट की कोई दिक्कत नहीं है, डेट टू इक्विटी अगर लेस देन 1 होता है तो यानी कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं आरओई निकाल लेता हूं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना निकाला। चलो इसको मैं, इस फैक्टर को एक काम करते हैं, इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। तो डेट टू इक्विटी के अंदर कोई कंपनी के अंदर दिक्कत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो के लिए हमें 2 चीजें निकालनी है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी मैं लिख लेता हूं और कैलकुलेट कर लेते हैं। आप देखोगे ये करंट एसेट्स हैं, 226 करोड़ के थे 2018 में, 226 करोड़ है, 206 करोड़ है 2019 में। एसेट मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। यहां से आप करंट एसेट निकाल लो, टोटल कितने, 226 करोड़, 206 करोड़, 222 और 295। तो ये फिगर मैंने यहां लिख ली है। इसी तरह मैं करंट लायबिलिटी निकाल लूंगा, कंपनी कितनी है। यहां देखो करंट लायबिलिटी नजर आ रही है 210 करोड़, 192 करोड़, 224 करोड़ और 195 करोड़। अगर करंट रेशियो निकालें तो करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी कितना आ गया, 1.51 आ गया। दोस्तों आप ये देखो, आप देखोगे कि
करंट रेशियो अगर 1 से कम होता है ना तो थोड़ी सी दिक्कत कंपनी में आती है, लेकिन आप देखो वो चीज जो है 2021 में इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से मैनेज करी है और वो इंप्रूव होकर 1.51 हो गई। इसका मतलब ये है कि 2020 से अगर हम 2021 में आए तो इसकी बैलेंस शीट जो है स्ट्रांग हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब निकाल लेते हैं आरओसी। आरओसी का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, तो देख लेते हैं आरओसी कितना है। तो आरओसी का फॉर्मूला जो होता है वो एबिट बाई टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। एबिट मैंने यहाँ चारों निकाल लिए। मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल बेसिकली क्या होता है कि डेट प्लस इक्विटी को ही हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। कि टोटल इसने 58 करोड़ का ये लगाया है, डेट लगाया है, 549 करोड़ की इक्विटी है, तो 607 करोड़ का टोटल लगा हुआ है। अब मैं अगर निकालूं एबिट बाई कैपिटल एम्प्लॉयड तो लगभग 40% का आता है। तो अब देखो कि कंपनी 2018 में केवल 31% का आरओसी कमा रही थी, जो कि 2040 में बढ़ कितना हो गया, 2021 में बढ़ कितना हो गया 40%। इसका मतलब यह है कि पिछले 4 सालों में कंपनी का जो आरओसी है वो जबरदस्त ग्रो करा है, अच्छी खासी ग्रोथ आई है। और ये ग्रोथ ये दिखाती है कि कंपनी ने अपना ऑपरेशनली जो है काम बड़ा शानदार किया है। अगर मैं इसका आरओई निकालूं, आरओई भी आप इजीली निकाल सकते हो। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी कितनी है 549, तो 21% का आरओई है। तो जो आरओई 17% हुआ करता था 2018 में, वो बढ़ के 2021 में कितना हो गया 21%। नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि 2021 के अंदर कंपनी ने जो हर एक पैरामीटर में बहुत शानदार परफॉर्म किया है। तो बैलेंस शीट के अंदर भी हमें कोई दिक्कत इसके अंदर नजर नहीं आती है। डेट टू इक्विटी इसका लेस देन 1 है, करंट रेशियो 1.5 से ऊपर है, आरओसी आरओई हाई 20s में है, आरओसी तो हाई 40s में है, तो विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस। अब इसकी लास्ट स्टेटमेंट देख लेते, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप देखोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब जो ऑपरेशन कर रहा है तो उसमें टोटल कितना कमा रहा है, 87 करोड़ कमाए थे 2018 में, 135 करोड़ कमाए 2019 में, 165 करोड़ कमाए 2020 में और 195 करोड़ कमाए 2021 में। और इसका अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें, मतलब इन्होंने अपने जो नए ऑपरेशन लगाएंगे, नए प्लांट लगाएंगे, तो उसमें कितना पैसा खर्च किया, तो वो 71 करोड़ किया 2018 में, 97 करोड़ 2019 में, 95 करोड़ 2020 में और 36 करोड़ 2021 में। तो फ्री कैश में निकाल लूं 195 करोड़ माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो 159 करोड़ का कैश इसने जनरेट किया था 2021 के अंदर। 2018 में से 16 करोड़ का फ्री कैश जनरेट किया, 2019 में 38 करोड़ का, 2020 में 70 और 2021 में 159। तो इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो ये लगभग आता 283 करोड़, यानी पिछले 4 साल में इस कंपनी ने 283 करोड़ का टोटल कैश, फ्री कैश जनरेट किया, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस। तो हम इसमें कंक्लूड ये कर सकते हैं कि हमने इसकी तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी, इसका हमने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखा, इसका हमने बैलेंस शीट देखी, इसकी हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा। तो हर एक पैरामीटर के अंदर जो है कंपनी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है। इस वीडियो को मैं इसी के साथ अंत करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं बहुत सारी एनालिसिस और करूंगा और बताऊंगा कि इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।